यहां पर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद में पहुंचता है। बकायदा जब ये पहुंचते हैं, आसमान में इन्हें कई कई फाइटर जेट सुरक्षा देते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है उसका इजराइल का कि कहीं से ना कहीं से इनको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए इनको पूरी तरह सुरक्षित तरीके से लाया जाता है। ईरानियन डेलीगेशंस को यहां पर आसिम मुनीर इन्हें रिसीव करते हैं। साथ में यहां पर उनके जो वो ट्रॉफी चोर जो मंत्री हैं, मीर क्या नाम है वो, आईसीसी के अंदर कुछ तो है, ये एसीसी के अंदर वाले, वो यहां पर आप नाम बता दीजिएगा, वो भी इनको यहां पर रिसीव करने आते हैं। ईरान की तरफ से यहां पर जो ईरान के प्रतिनिधि हैं, उनमें उनके स्पीकर के जो संसद के स्पीकर हैं वो आए थे, और साथ में उनके विदेश मंत्री, ये दोनों इनको रिसीव करने पहुंचे थे। ठीक है, ईरानियन डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचता है और लगभग 70 से अधिक लोगों की टीम बताई जाती है, जिन्हें लेकर के ये लोग पाकिस्तान में पहुंचे होते हैं। ये पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से रिमार्क आता है कि हाँ साहब ये लोग आ चुके हैं, और इसमें मोहम्मद बागर गालिबाफ जो हैं उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आया है, और यहां पर ये अमेरिका से बातचीत करने के लिए पहुंचा है। गालिबाफ ने अपनी तरफ से बात कही कि हाँ साहब हम आ चुके हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दे दी कि कहा कि भैया लेबनान के अंदर सीज फायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा बातचीत तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा जो पैसा अमेरिका ने दबा के जब्त करके रखा हुआ है उसे देना वापस जरूरी है। आप हमारे एसेट्स को जो आपने अपने पास फ्रीज कर रखे हैं उन्हें रिलीज करिए, तब जाकर के हम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक तरह से ये लोग पहले ही कहते हुए निकले थे कि लेबनान पर आपको बमबारी रोकनी पड़ेगी, साथ ही साथ में जो हमारे पैसे, अच्छा पैसे की क्या कहानी है, असल में ईरान का बहुत सारा एसेट ऐसा है जो और देशों के अंदर, जैसे मान लीजिए कि कभी आप किसी देश के साथ व्यापार कर रहे थे, व्यापार का पेमेंट करना था, बैंक में रखा रह गया, और अमेरिका के कहने पर उस बैंक ने उस पैसे को जमा कर लिया, मतलब कि अब उसको दे नहीं रहा। तो ईरान का ऐसा बिलियंस ऑफ डॉलर है जो दुनिया भर की बैंकों में जमा है, उसे ये फ्रीज से हटवाना चाहते हैं कि साहब हमारा पैसा पहले रिलीज करो, तब जाकर बातचीत होगी। तो ईरान पहले ही ये डिमांड करके चला कि लेबनान पर हमले रोको, और हमारा जो पैसा आपके पास जब्त है उसे आप रिहा कर दो, मतलब उसको आप रिलीज कर दो। ठीक है साहब। इसके साथ साथ ये अपना जो जहाज लेकर पहुंचे थे ना, उस जहाज का नाम इन्होंने मिनाब 168 रखा हुआ था, यानी कि उसके आगे नेम प्लेट लगा रखा था कि इसका नाम मिनाब 168 है। असल में ये मिनाब 168 क्यों कहा था, असल में आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले हुए थे, तब एक स्कूल में जिसका नाम था, जो मतलब स्कूल जो मिनाब नामक शहर में थी, लड़कियों की स्कूल, उस पर हमला हो गया था, और उसमें 168 बच्चियां और स्टाफ के लोग मारे गए थे। बकायदा ईरान के लोग जब आए हैं तो इन्होंने अपने साथ में उनकी यादों को रखते हुए कि हमारे निर्दोष लोगों को तुमने मारा है, अपने जहाज में 4 सीट जो शुरुआत में आपको दिख रही हैं, इन सीटों पर बकायदा बैग, उनके शूज, उनकी तस्वीरें लगा रखी थी, उनके खून से सने हुए बैग और वस्त्र यहां पर रखे हुए थे, ये याद करने के लिए कि हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो तुम्हारे हत्यारे हैं, ताकि हम ये ना भूलें बातचीत में कि तुम्हारे लिए हमने इंसाफ नहीं मांगा। ये याद करते हुए गालिबाफ हुए या फिर अगाची हुए, ये सब लोग पाकिस्तान में पहुंचते हैं। बकायदा पाकिस्तान के अंदर बच्चों के बैगों की तस्वीर बाहर आती है, और 168 लोगों की वजह से मिनाब वाला जो पॉइंट है ये हाईलाइट हो जाता है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब जिक्र होती है, न्यूज में बहुत जिक्र होती है कि ईरान अपने दिमाग में अभी भी लेकर आया, ये खमनेई की तस्वीर भी लेकर आ सकते थे लेकिन नहीं लेकर आए। उसे ये अपनी कमजोरी मानते कि वो तो आदमी हमारे लिए शहीद हो गया, लेकिन जो निर्दोष मारे गए उन निर्देशों को हम याद रखेंगे, ये कहते हुए ईरान बकायदा यहां पर पहुंचता है, और इन्होंने कहा कि 168 बच्चे जो हमारे मारे गए थे मिनाब के अंदर, उन्हें हमने याद रखा हुआ है। सब तरफ सोशल मीडिया पर यही दिखाई दिया। ठीक है साहब। 71 लोगों का डेलीगेशन स्टाफ पूरी तरह से यहां पर पहुंचता है, जिसमें कई ट्रांसलेटर्स, सलाहकार, मीडिया प्रतिनिधि, तमाम प्रकार के लोग यहां पर पहुंचते हैं। जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं वो बागेर गालिबाफ हैं, जो कभी चुनाव के अंदर राष्ट्रपति बनना चाहते थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। फिलहाल इन्हें मुज्तबा खमनेई का काफी करीबी माना जाता है, पजेश्कियन नहीं है करीबी, ये स्पीकर महोदय काफी करीबी माने जाते हैं। ठीक है साहब। ईरान बकायदा आते हैं और आकर कहते हैं कि देखो साहब दिक्कत यह है कि हम बातचीत करने तो आ गए, लेकिन अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है कि बातचीत के दौरान ही ट्रस्ट तोड़ देता है। आपको याद होगा कि जब 27 फरवरी को इन्होंने हमला किया था रात को, उस दिन भी बात चल ही रही थी, लेकिन अमेरिका ने उस बातचीत को बीच में छोड़कर ही हमला कर दिया था। तो बोले विश्वास नहीं है, बातचीत के लिए हम आ गए, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे को अमेरिका पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ में वार्ता करना चाहता भी है।
वो केवल टाइम बाय करता है, उसे अपने द्वारा स्ट्रेटेजी बदलनी होती है। स्ट्रेटेजी बदलने के लिए वो बीच में ये सीज फायर का गेम खेलता है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन इस्लामाबाद में पूरी तैयारियां थी, पाकिस्तान में बकायदा, इसलिए इस्लामाबाद टॉक नाम दिया गया। इस टॉक के अंदर फिर पहुंचते हैं अमेरिकी प्रतिनिधि। अमेरिकी प्रतिनिधियों के अंदर डेविड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ जो कि उनके मित्र हैं, ये सबसे पहले पहुंचते हैं। इन्हें लेने के लिए इशाक डार पहुंचते हैं, आसिफ मुनीर पहुंचते हैं, और फिर इसके बाद आते हैं जेडी वैंस। फिर जेडी वैंस को रिसीव किया जाता है और जेडी वैंस को लेकर के फिर ये लोग पहुंचते हैं। तो जेडी वैंस प्लस कुशनर और विटकॉफ, कुशनर और विटकॉफ लंबे समय से आते जाते रहे हैं, इस बार जो है जेडी वैंस भी आए हैं। तो जेडी वैंस के आने के बाद इनका स्वागत होता है, फिर इन्हें ले जाया जाता है। पाकिस्तान में इनका आना और पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ के रूप में होना पाकिस्तानियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। जेडी वैंस को साहब मुलाकात के लिए ले जाया जाता है। पाकिस्तान बढ़िया वेलकम में 2 शब्द लिखता है कि हाँ भाई अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आ पहुंचा है। इस बीच में साहब एक चीज निकल कर आती है कि तालिबान पाकिस्तान इजराइल के द्वारा लेबनान में हमला कर दिया गया है। मतलब इधर की तरफ तो वार्ता के लिए लोग पहुंचे और इधर इजराइल ने लेबनान में फिर से हमला कर दिया। मतलब इजराइल ने अपने इरादे पहले ही बता दिए थे कि हमारे हमलों के बारे में बैठकर अमेरिका और ईरान बात नहीं कर सकते, हमें करना है। तो इन्होंने फिर से हमला कर दिया साहब, हमला हुआ। इस बीच में ये महाशय क्या कर रहे थे, ट्रंप अपनी तरफ से पूरी तरह सोशल मीडिया पर प्रेशर टेक्निक अपना रहे थे। असल में जब भी कोई संघर्ष की कहानी पढ़ी जाती है, कोई भी बड़े रेवोल्यूशन की कहानी पढ़ी जाती है, तो कहा जाता है संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाओ। मैंने पहले खूब संघर्ष करो, फिर थोड़ा आराम करो, फिर संघर्ष करो। तो ट्रंप कुछ वैसा ही करते जा रहे हैं। इन्होंने विराम के नाम पर तो सीजफायर वार्ता रख दी, लेकिन साहब यहां पर ट्रंप की तरफ से मैसेज आ जाता है और वो ये अपनी तरफ से कहते हैं कि ईरान के हाथ में कुछ नहीं है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पर हमको धमका रहे हैं, उनके पास वो भी थोड़े दिन बाद नहीं रहेगा। उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें और उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। हम पूरी तरह तैयार हैं, उन्हें न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना है, ये हमने पहले भी कहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन्हें खोलना होगा, ये बात इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह धमकाते हुए कह दी और कहा कि हमारा कोई बैकअप प्लान नहीं है, हम पूरा से एक्सपो करेंगे। अब सवाल आता है, इसका मतलब अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है ईरान, तो क्या कर देगा? तो सब देखो, आपको याद होगा ना, हाइफा के पास में इन्होंने गैराल आर फोर्ड खड़ा किया हुआ था, जिसके ऊपर नुकसान होने की खबर आई थी। कहा था, हमने डिटेल में बताया था कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट करियर है उसे पीछे हटना पड़ा, इटली में जाकर सही हुआ। अब वो गैराल आर फोर्ड भी निकलकर पर्शियन गल्फ की तरफ आ गया है। मतलब समझिए कि उस मेडिटेरेनियन सी से होते हुए स्वेज कैनाल पार करते हुए वो इधर आ गया है। यहां पर अब्राहम लिंकन पहले से ही खड़ा है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी यहां पर एयरक्राफ्ट करियर जो है वो भी आ रहा है, यूएसएस बॉक्सर भी यहां पर एयरक्राफ्ट करियर आ रहा है। मतलब यह है कि अब अमेरिका ईरान को पानी में ब्लॉक करने की तैयारी कर रहा है। मतलब समझिए कि अब तक ईरान ने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया हुआ था कि मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा। अमेरिका यहां पर अपने जहाजों को खड़ा करके ईरान को तेल बेचने से रोकना चाहता है कि तुम बेटा तेल नहीं बेच पाओगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो छोड़ो, तुम्हारे खर्ग आइलैंड से निकलने वाला तेल चाइना तक नहीं पहुंचेगा, भारत तक नहीं पहुंचेगा, तुम्हारे इकोनॉमिक ब्लॉकेड को वैसे ही अपनाएंगे जैसे हमने कभी वेनेजुएला के साथ किया था। तो बिल्कुल वैसा करते हुए मोर यूएस ट्रूप्स जो हैं वो फिलहाल की तरफ यहां डिप्लॉय कर दी गई हैं। और प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।